केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन Illusion. नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो दावा है ना आपने से पहले कहीं देखी होंगी और ना ही कहीं सुनी होंगी, यानी खबरों की पूरी पड़ताल। शख्सगाम घाटी को लेकर भारत ने चीन और पाकिस्तान को एक बार फिर साफ संदेश दिया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दोहराया कि 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच हुआ सीमा समझौता भारत के लिए पूरी तरह गैर कानूनी और अमान्य है। उन्होंने साफ कर दिया कि शख्सगाम घाटी भारत का हिस्सा है और वहां किसी तरह की गतिविधि को भारत मान्यता नहीं देता। इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने भी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं वो कि भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए हर कदम उठाने के लिए अधिकार रखता है। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत ने चीन को कड़ी चेतावनी भी दे दी है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. विस्तारवादी एजेंडा और दूसरों की जमीनें हथियाने का ख्वाब पालने वाले भूमाफिया चीन को हमारी सेना प्रमुख ने उसकी हद याद दिला दी है, जिन्होंने साफ कर दिया है कि 140 करोड़ भारतीयों के शख्सगाम घाटी पर जिनपिंग की कोई चालाकी नहीं चलेगी। वो चाहे झूठ फैलाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ये सच नहीं बदलेगा कि शख्सगाम घाटी मां भारती की। अपने लगभग सभी पड़ोसियों संग सीमा विवाद रखने वाले चीन ने एक बार फिर भारत के मोर्चे पर चालबाजी की है। मामला साल 1963 से चीन के अवैध कब्जे वाली शख्सगाम घाटी का है, जिस पर चीन की तरफ से अवैध गतिविधियां देखी गई, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया। तो चोरी पकड़े जाने से बौखलाया चीन सीनाजोरी पे उतर आया, जिसका अब सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत शख्सगाम घाटी में चीन की किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं करता। India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it, and in this terms, MEA has already issued the statement. इससे पहले शख्सगाम घाटी में अवैध निर्माण कार्य पर विदेश मंत्रालय ने चीन को आगाह किया था, जिसमें शख्सगाम घाटी में चीनी गतिविधियों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए उसे बंद करने को कहा था। भारत की तरफ से साफ कहा गया कि 1963 में चीन के अवैध कब्जे वाली शख्सगाम घाटी भारत का अभिन्न अंग है। Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. We do not recognize the so-called China-Pakistan economic corridor either, which passes through Indian territory that is under forcible and illegal occupation of Pakistan. The entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. This has been clearly conveyed to Pakistani and the Chinese authorities several times. We have consistently protested with the Chinese side against attempts to alter the ground reality in Shaksgam Valley. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. भारत के ऐतराज पर चीन ने कुछ इस तरह से अपनी करतूतों को सही ठहराया। 中国和巴基斯坦已于上个世纪的60年代签署了边界协定，并且划定了两国的边界，这是中巴作为主权国家的权利。 वहीं शख्सगाम घाटी को लेकर चीन की चालबाजी का भारत के राजनेता भी करारा जवाब दे रहे हैं। शख्सगाम वैली की जहां तक बात है,
पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो भी कश्मीर है वो भारतीय की पार्लियामेंट में पहले से ही प्रस्ताव पास हुआ है और उस प्रस्ताव के मुताबिक सारा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हमारा है। तो किसी भी तरह का कोई क्लेम करे वो सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारत ने दावा किया है वही ठीक है। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त बिकाऊ है कई देशों के आगे। उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की जो हरकतें हैं वो चाइना द्वारा भी होती हैं, लेकिन हम अपनी किसी भी टेरिटरी पर किसी प्रकार की भी इस प्रकार की जो कोशिश होगी उसको नाकाम करेंगे। भारत की बढ़ती हुई जो ताकत है उसको देख करके तकलीफ होना स्वाभाविक बात है, उसी का ये परिणाम है। शख्सगाम घाटी हमेशा से ही भारत का हिस्सा रही है, जो कि आजादी के समय भूतपूर्व जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तर में थी, जो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी अवैध कब्जे के बाद पीओके का हिस्सा बन गई, जिसे आज की तरह ही कंगाल पाकिस्तान ने 1963 में चीन को सौंप दिया, और वो भी एक सीमा समझौता दिखाते हुए, ताकि दुनिया में इसे द्विपक्षीय समझौते का कवर दे सके। जबकि पीओजेके की तरह शख्सगाम घाटी भी भारत का अभिन्न अंग है। शख्सगाम घाटी के बहाने एक बार फिर चीन बेनकाब हो चुका है, जो एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, दूसरी तरफ धोखेबाजी भरी साजिशें करता है। लेकिन ये आज का भारत इस ड्रैगन की हर चाल को अच्छे से समझता है, जिसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। बेहतर यही कि वो अपने दुमुहे चरित्र से बाज आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया कि अब दोस्ती वाला फरेब नहीं चलेगा। इसी वजह से आज सेना प्रमुख की ओर से बाकायदे ये कहा गया कि जिस तरीके से शख्सगाम घाटी को लेकर चीन की ओर से झूठ बोला जा रहा है, फरेब कहा जा रहा है, उसको भारत मान्यता नहीं देता। शख्सगाम को लेकर भारत का जो फैसला है वो अडिग है। चीन अपनी चालबाजियों से बाज आ जाए। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। जिस चीन को लाल आंखें दिखानी थी, उस चीन के लिए बीजेपी ने लाल कारपेट बिछा दिया। आज बीजेपी मुख्यालय में चीनी डेलीगेशन के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की एक 6 सदस्यीय टीम ने भाग लिया। इस टीम का नेतृत्व सीपीसी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की वाइस मिनिस्टर सुनी हयान ने किया। ये बैठक भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई, जिसमें भाजपा के विदेश विभाग के प्रमुख विजय चौथाई वाले और अन्य नेता शामिल थे। लेकिन अब ये बैठक सवालों के घेरे में है और कांग्रेस ने इस बैठक को लेकर तमाम सवाल खड़े किए, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। पूरा मामला क्या है आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत के खिलाफ विस्तारवादी चीन की चालबाजी लगातार जारी है। चीन की दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक उसकी दोस्ती है, जो एक हाथ से दोस्ती का इजहार करता है तो दूसरे से धोखेबाजी वाला खंजर घोंपता है। वो चाहे हमारी शख्सगाम घाटी पर अवैध कब्जा कर उसे बदलने की हिमाकत हो, या फिर हमारे अरुणाचल पर डोरे डालने का दुस्साहस, या फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारत के खिलाफ साजो सामान और हथियार देने का षड्यंत्र हो। तारीखें गवाह है कि ड्रैगन दोस्ती और भरोसे के काबिल नहीं है। लेकिन ड्रैगन की इन साजिशों के बीच ये तस्वीरें गुस्से से भर रही हैं। एक तरफ भारत के खिलाफ जिनपिंग सभी लक्ष्मण रेखाओं को पार कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में जिनपिंग के इन्हीं जूनियरों के साथ गुफ्तगू चल रही है, जिसमें हैरानी की बात तो यह है कि यह दृश्य देश में सत्तारूढ़ बीजेपी मुख्यालय का है, जहां बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेताओं के बीच बैठक हो रही है। जी हां, बैठक हो रही है, और वो भी दोनों पार्टियों के बीच संवाद के तौर तरीके बढ़ाने को लेकर। ये वही बीजेपी है जो कांग्रेस को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौते को लेकर हमला बोलती है, चीन के साथ साठगांठ के आरोप लगाती है। लेकिन अब कांग्रेस पर हमला बोलने वाली बीजेपी सीपीसी के डेलीगेशन में मेहमान नवाजी करती है। इसी बीच पार्टी के विदेश मामलों के प्रभारी विजय चौथाई वाले ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल सुन हयान के नेतृत्व में आज बीजेपी मुख्यालय पहुंचा। इस दौरान बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने बीजेपी और सीपीसी के बीच अंतरदलीय संचार को बढ़ावा देने के लिए तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल में भारत के चीनी राजदूत जू फीहोंग भी शामिल थे। कहीं चाइनीज डेलीगेशन को भाजपा मुख्यालय में सिर्फ इसलिए ही तो नहीं बुलाया कि जैसे चाइना में एक ही दल की
का हर चीज़ पर कब्जा है, सारे इंस्टीट्यूशंस पे उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, उनकी आर्मी पर, मतलब पार्टी ही तय करती है कि कौन वहाँ आर्मी चीफ होगा, कौन पीएलए का चीफ होगा, कौन। तो वो सीख लेने के लिए तो भाजपा ने नहीं बुलाया है अपने मुख्यालय में उनको। भारत को निशाने पर ले, कुछ भी ले, लेकिन भारत का दूसरे देश से संबंध है तो संबंध रखना चाहिए। ऐसे मैं अधिकारिक कोई बयान नहीं दे सकता इस पे तो कायदे से जो विदेश मंत्रालय हैं उनको अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन किसी कंट्री के दबाव में नहीं आना चाहिए। भाजपा पार्टी के हेडक्वार्टर में जिस प्रकार से सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का डेलीगेशन आता है और गलवैयां होती है, उनको तनिक शर्म नहीं आई कि जो 26 बहनें हमारी विधवा हुई उनके पतियों के खून के छींटे दिखे मुझे उस मीटिंग में। गलवान वैली में जो सैनिक मारे गए, जो देश के लिए शहीद हुए, उनके खून के छींटे दिखे मुझे उस मीटिंग में। मुझे समझ में नहीं आता कि भाजपा जो पूरे देश को कहती थी कि भाई चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, इसी में चुनाव लड़ते थे ये। आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि चाइना गोद में जाके बैठे हुए हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से बैठक को लेकर बीजेपी घिर गई है। जो पार्टी कांग्रेस पर चीन से संबंध रखने का आरोप लगाती है, वो खुद अपना बचाव करने पर मजबूर है। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी को ये 3 तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए कि जिस चीन से आप संवाद बढ़ाने की सोच रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। एक तरफ देश के जवान, देश के राजदूत और देश का सबसे बड़ा नेता चीन के साथ आंख से आंख मिलाकर बात करता है, दूसरी ओर सबसे बड़ी पार्टी चीन से गलबहियां कर क्यों चीन के खिलाफ देश की शक्ति को कमजोर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस बैठक को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर के भी कि आखिर ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी जब बीजेपी मुख्यालय में चीन के डेलीगेशन को बुलाकर मीटिंग की गई, और अब इसी वजह से कांग्रेस की ओर से इस मीटिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुद्दा अब देश में सियासी भी हो चला है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर, अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। 227 वार्डों के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होनी है। 16 जनवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव प्रचार में जमकर जुबानी तीर चले। एआईएमआईएम के ओवैसी ब्रदर्स भी प्रचार में उतरे, लेकिन फिर वही घिसी पिटी तुष्टिकरण वाली राजनीति करने लगे। नया ताजा विवाद क्या है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अगर हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर हम सिर्फ चीखते चिल्लाते रह जाएंगे। नगर निकाय के चुनाव प्रचार में नफरती तकरीरें। चौकीदार सरहदों की चौकीदारी पे नहीं गया। अगर ये चौकीदार चला जाता तो नहीं मालूम और क्या होता। अच्छा है चौकीदार तू दिल्ली में ही रहे। स्थानीय मुद्दे को उठाने के बजाय हिंदू मुस्लिम वाली सियासत। हम लड़ेंगे, जमहूरी जिद्दोजहद करेंगे, लेकिन अपने पसंद के मुकाम पर, अपने पसंद के वक्त पे लड़ेंगे। विकास के वादे के बजाय कौम के नाम पर वोट की अपील। एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी ब्रदर्स ने मुस्लिम बाहुल संभाजीनगर और धूले में रैली की, लेकिन सड़क, पानी और अस्पताल की बात करने के बजाय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। यह जताया कि देश में इस्लाम और बुर्का टारगेट पर है। यह तभी बचेगा जब एआईएमआईएम जीतेगी। तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हैं ना, मेरे बस्तियों पे बुलडोजर चला के, मेरी अज़ा को रुका के, मेरे बच्ची का हिजाब खींच के, मेरे लव जिहाद के नाम पर मार के, मॉब लिंचिंग करके तुम मेरी इज्जतों को लूट कर जश्न मना रहे हो। समझो इस बात को, अगर हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर हम सिर्फ चीखते चिल्लाते रह जाएंगे। अरे आज इस जलसे में आए हैं
तो इस जलसे, इस खिताब के जरिए एक पैगाम लेकर जाओ। महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन था। ये तय था कि छोटे ओवैसी जहरीला तीर छोड़ेंगे। इशारों में फिर 15 मिनट वाली धमकी तो दे ही दी। चौकीदार के नाम लेकर पीएम पर असंसदीय टिप्पणी कर डाली। हम लड़ेंगे, जमहूरी जिद्दोजहद करेंगे, लेकिन अपने पसंद के मुकाम पर, अपने पसंद के वक्त पे लड़ेंगे। जब तुम चाहे, जब हम नहीं लड़ेंगे। मैं मुकर्रर करूंगा वक्त, कब लड़ना, कैसे लड़ना। चौकीदार सरहदों की चौकीदारी पे नहीं गया। अगर ये चौकीदार चला जाता तो नहीं मालूम और क्या होता। अच्छा है चौकीदार तू दिल्ली में ही रहे, अच्छा है चौकीदार गले में वो सीटी डाल ले, विर विर फिरा लेते। फिर बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी ने भी वैसे ही तकरीरें की जो मुसलमानों को भड़काने वाली थी। ओवैसी ने महाराष्ट्र में संभल मुस्लिम का मुद्दा उठाया तो हिजाब विवाद का जिक्र करके स्थानीय मुद्दे से ध्यान हटाकर तुष्टीकरण का कार्ड खेला। हमारे हिंदू धर्म के भाई के स्थान है, बौद्ध धर्म के स्थान है, वहां पर उन्हीं का मजहब का आदमी मेंबर बन सकता है और वैसा ही सही है। मगर जब मुसलमानों के धर्म स्थान की बात आई वक्फ बोर्ड की, तो मोदी ने कहा कि नहीं, यहां पर कोई गैर मुस्लिम को मेंबर बनाया जा सकता है। अगर हमारे मजहबी जगहों को कोई कानून बनाता हासिल करने के लिए, और मेरी बात याद रखो, खुदा ना खास्ता संभल की मस्जिद अब परेशानी के माहौल में आ चुकी है कानून बनने के बाद। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी ब्रदर्स के बयान पर बीजेपी खुलकर मैदान में उतर गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने ऐलान किया कि पूरा सनातन वोट जिहाद के खिलाफ वोट करेगा। महाराष्ट्र की में सरकार ये हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री ये हिंदुत्ववादी सोच के मुख्यमंत्री है। इसलिए मुख्यमंत्री अगर हिंदुत्ववादी सोच के होंगे तो आपको यहाँ का मेयर भी हिंदुत्ववादी सोच का, मतलब आई लव महादेव वाला ही बिठाना है। इतना मैं आपको कह के जाऊंगा। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव बस तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण की कुश्ती बनकर रह गया है और पीछे रह गया है सड़क, साफ पानी और नौकरी जैसे अहम मुद्दे। मुस्लिम वोटों के लिए ओवैसी और उनकी पार्टी देश की राजनीति को सिर्फ मजहब तक सीमित करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के बाद अब बात बिहार की। लालू के बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव क्या जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? बिहार में ये सवाल तब खड़े होने लगे जब तेज प्रताप यादव सरकार में डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा के खिचड़ी भोज में पहुंच गए और मकर संक्रांति की बधाई दी। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव से जब बीजेपी ज्वाइनिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो तेज प्रताप यादव ने इनकार नहीं किया बल्कि गोलमोल जवाब दिया, जिसके बाद अब तेज प्रताप यादव के पाला बदलने को लेकर बिहार में चर्चाएं जोरों पर हैं। दिखाते हैं आपको। चुनाव के बाद क्या बिहार की राजनीति में बड़ी उथल पुथल होने वाली है? क्या बीजेपी की तिलकुट पार्टी में तेजू भैया का शामिल होना कोई सियासी मैसेज है? क्या तेज प्रताप यादव की जेजेडी एनडीए का घटक दल बनने जा रही है? तेजू भैया की लगातार बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं। मकर संक्रांति को लेकर बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आवास पर भोज का आयोजन हुआ। सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन गेस्ट लिस्ट में एक खास नाम था लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का, जिन्होंने भोज में शिरकत की और मुस्कुराते हुए आते जाते दिखाई दी। ये तस्वीरें सामने आने के बाद पटना के सियासी गलियारों में तापमान बढ़ गया। सवाल खड़े होने लगे कि ये सिर्फ सियासी मुलाकात है या बदलते समीकरण की तरफ एक इशारा। सुनिए एनडीए में शामिल होने के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने क्या जवाब दिया।
कुछ निमंत्रण सर आने वाले भविष्य में एनडीए में राजनीति के लिए बता ही दिए कि आपको पता चलेगा अभी क्यों बताना है? सिर्फ तेज प्रताप यादव ही नहीं, एनडीए नेताओं की बयानबाजी ने इस सियासी डिश में छौंका लगा दिया और तेजू भैया की एनडीए में आने की अटकलों को तेज कर दिया। निश्चित तौर पर भाई मेरे तो पड़ोसी ही हैं और हम नहीं जाएंगे तो उधर से ही बुलाने शुरू कर देंगे। तो अब वो आए हैं, इतने प्रेम भाव से आए थे, हमें कार्ड दे के गए हैं, तो हम सबको सामाजिक तौर पर निश्चित तौर पर दाना चाहिए। राजनीतिक प्रतिद्वंदता हो सकता है, द्वंद्वता हो सकता है, मतभिन्नता हो सकता है, लेकिन मेरे बगलगीर हैं और एक सामाजिक सरोकार का चीज़ है, हम सब मिल के मनाते हैं, तो निश्चित तौर पर जाना चाहिए। राजनीति में हमेशा एक चीज़ होता है कि राजनीतिक लड़ाई जो होती है वो विचारधारा की लड़ाई होती है। हम लोग हमेशा एक राजनीतिक विचारधारा के से एक तरह की लड़ाई हम लोग लड़ रहे होते हैं। इसमें कभी भी कोई भी व्यक्तिगत रंजिश नहीं होती है। जब चुनाव खत्म होते हैं कभी भी हम लोग का किसी से कोई पर्सनल ना राइवलरी रहता है, ना हम लोग का किसी पे कोई पर्सनल अटैक रहता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि तेज प्रताप यादव की एनडीए के साथ नजदीकियां देखी गई है। इससे पहले भी तेज प्रताप यादव विधानसभा चुनाव के वक्त रवि किशन के साथ नजर आए थे। छठ पर राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। पीएम मोदी की मां को अपशब्द के मामले में विरोध किया था। कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ताओं को जेल भेजने की मांग की थी। तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल होने को लेकर क्या फैसला लेते हैं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन उनकी मुस्कान से साफ है कि कोई बड़ा फैसला लेना उन्होंने ठान लिया है। आरजेडी पर तेजस्वी के कब्जा करने के बाद के हालातों में तेज प्रताप यादव के लिए फिलहाल उनकी पार्टी में कोई भूमिका नहीं थी। इसी नाराजगी में उन्होंने नई पार्टी बनाई। अब अगर तेज प्रताप यादव एनडीए में जाते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए ये बड़ा झटका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। या रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरें लगातार जारी हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।